बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 8 4th एडिशन कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बुक है। इसमें आज हम यूनिट 4 एल्गोरिथमिक थिंकिंग का फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और ग्रुप प्रोजेक्ट में हम जो मुश्किल सवाल हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके मालूमात में इजाफे का सबब बने तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टिक ऑल दैट अप्लाई। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम। हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा सिंपल प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर 1, मेक टी, चाय बनाना, आयरन ए शर्ट, शर्ट को इस्त्री करना, स्विच द टेलीविजन ऑन या टीवी को ऑन करना। ये तमाम सिंपल प्रॉब्लम ही है। इसका सही जवाब है कि ये तमाम ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इस नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्रिएटिंग एन ऑनलाइन मैप, कैलकुलेटिंग द मार्क्स इन एक्सेल, शटिंग डाउन अ प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दीज। इसमें से क्रिएटिंग एन ऑनलाइन मैप इज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्योंकि गूगल पे मैप्स बनाना काफी मुश्किल काम है। रिमेनिंग 2 आर सिंपल प्रॉब्लम। Question number C, a flowchart describes the sequence of an algorithm in the following order। हमसे सवाल किया जा रहा है कि फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें एल्गोरिथम किस ऑर्डर में होता है। तो इसमें स्मॉलर टू बिगर, यानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्मॉल से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्लो बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। और एल्गोरिथम जो है वो उसे कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को बाई पार्ट्स में डिवाइड करें, बाई पार्ट्स करें और फिर उनको सॉल्व करें, लिहाजा इसको स्मॉलर टू बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक इफ द कंडीशन इज। हमसे पूछा जा रहा है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक इफ द कंडीशन, यानी इफ कंडीशन में अगर हम लगा दें तो ये नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। जब भी इफ कंडीशन यूज किया जाएगा तो या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लिहाजा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी, यानी या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। Question number E, if the answer to any problem is neither yes nor no, then such problem are called। हमसे सवाल किया जा रहा है कि अगर किसी प्रॉब्लम का जवाब ना yes में है और ना no में है तो उसको हम क्या कहें। हमने तो इससे पहले सीखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, कुछ सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब है अनडिसाइडेड प्रॉब्लम, यानी जिस प्रॉब्लम का हमें पता ही नहीं है कि इसका जवाब यस है या नो है तो उसको हम कहेंगे कि अनडिसाइडेड प्रॉब्लम। अभी तक इसको प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगा है, लिहाजा हम इसको सॉल्व कैसे किया करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे उसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसको मैं ब्रीफ डिस्कस करूंगा क्योंकि इसका जवाब ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। डिफाइन कंडीशनल एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स। हमसे सवाल किया जा रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन करें और उसकी जो टाइप्स हैं वो हमें बता दें। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट अलाउ a program to make decision based on certain condition. They enable the program to execute different code blocks or action depending on whether a specified condition evaluate to true or false। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होती हैं जिसमें शर्त रखी जाती है। अगर मैंने पढ़ा तो मैं फर्स्ट डिवीजन
के साथ इस ग्रेड को पास कर लूंगा। अभी ये जो अगर है इसको इफ की कंडीशन लगी है, लिहाजा ये जो मैंने जुमला पढ़ा ये कंडीशनल स्टेट, इफ आई स्टडी आई विल पास दिस ग्रेड एंड अ फर्स्ट पोजीशन। तो ये इसका जवाब है। इसको आप बुक में भी पढ़े, इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल के साथ। इसकी जो टाइप्स हैं वो इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट जैसा मैंने पहले फिक्र पढ़ा, और इफ एल्स जो स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट की कंटिन्यूटी है, फर्दर उसमें से एक कंडीशन लग जाती है। इफ else statement is an extension to the if statement. If the condition is true, a block of code will execute, else another block of code will run. Descriptive question में क्वेश्चन नंबर बी, what are algorithm used for? algorithm किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? algorithm are used to solve problem, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ताकि कोई भी जो आपका टास्क हो वो आप आसान तरीके से और सही तरीके से उसको हल करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट का क्या मतलब है? इलस्ट्रेट द शेप्स यूज इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट में जो शेप्स यानी तस्वीरें या अशकाल यूज की जाती है उनको बयान कीजिए। इसका जवाब है द पर्पस ऑफ ए फ्लो चार्ट इज टू विजुअली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन एंड अ प्रोसेस, एल्गोरिथम और सिस्टम। इसका मतलब है कि फ्लो चार्ट में विजुअली यानी आपको ऐसे अशकाल के जरिए वो प्रॉब्लम को आप लिखते हैं ताकि वो स्टेप को आप फुलफिल करें और उस प्रॉब्लम का हल आप निकालें। तो उसमें जो तस्वीरी शक्ल में आप उस प्रॉब्लम को हल लिखते हैं उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल फ्लो, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनको जो हम फ्लो चार्ट में लिखते हैं तो वो हम आसानी से हमें समझ आ जाती है। और इसमें जो अशकाल यूज होती हैं वो स्टार्ट और एंड की सिंबल होते हैं, प्रोसेस सिंबल होते हैं, रिप्रेजेंट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोसेस, यूजुअली डिपिक्टेड एज एन ओवल और राउंड रेक्टेंगल विद स्टार्ट, यानी अगर एक राउंड है दायरा है वो स्टार्ट या एंड का रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पे प्रोसेस सिंबल है, ये रेक्टेंगल की शक्ल का होगा तो उससे ये हम मुराद लेंगे कि ये प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट, डिसीजन सिंबल रिप्रेजेंट अ पॉइंट वेयर अ डिसीजन इज मेड लीडिंग टू डिफरेंट पाथ, शोइंग इज डायमंड, यानी डायमंड का जो शक्ल होगा तो वो डिसीजन को जाहिर करेगा। इनपुट आउटपुट, यानी कोई चीज हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे या आउटपुट लेंगे तो उसको पैराग्राम का तस्वीरी शक्ल उसको दिया जाएगा, उसे ये फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। कनेक्टर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? सिंबल इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट, ऑफन यूज्ड टू अवॉइड क्लटर एंड सिंप्लीफाइंग द कनेक्टर। उसके लिए एक निशान है कनेक्ट का तो वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो एरो, एरो यानी ये जो माउस का एरो है इंडिकेट द फ्लो एंड डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को मुतय्यन करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कुछ इसके जो सिंबल थे वो हमने डिटेल के साथ लिख दिए हैं, आप इसको याद करें, पहले इसको समझने की कोशिश करें उसके बाद इसको। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग यूजिंग एन एग्जांपल। हमसे सवाल किया जा रहा है कि नेस्टिंग कैसे कहते हैं एल्गोरिथम में। नेस्टिंग इज ए कंसेप्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग दैट रेफर टू प्लेसिंग वन थिंग इनसाइड अनदर, एक के दूसरे के अंदर, यानी फर्ज किया ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन लिख दिया है, अभी दूसरा नेस्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो इसको नेस्टिंग कहते हैं। फिर उसका थर्ड हेडिंग में यहाँ से स्टार्ट करूंगा यानी एक एक टैब के साथ फासले के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ नेस्टिंग हो रही है पैराग्राफ में। तो वो इसका कहते हैं प्रोग्रामिंग में नेस्टिंग किसे कहते हैं, तो इट इज अ वे टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज कोड, यानी इस नेस्टिंग के जरिए हम किसी भी अपने सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं उस कोड को,
और वो हमारे लिए अपने लिए उसको इजी बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, या आप इसको पढ़ लें। ये पूरा इसका कहते हैं नेस्टिंग यूजिंग एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लें, इसको समझने की कोशिश करें। ये उसका एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट है कि आपने इवन नंबर को सम करना है तो वो किस तरह आएगा। इन दिस एग्जाम्पल नेस्टिंग द लूप्स अलाउ us to repeat the process of calculating the sum of even number multiple times without having to write the same code 3 times. Nesting is a powerful concept that enable more complex and flexible program execution. अभी हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। बेसिकली ये आपने खुद लिखना होता है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इस आइडिया को बेस बना के अपना एक pseudo कोड लिखें जब आप कैलकुलेट करेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर को। फॉलोइंग इज कोड ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर। हम स्टार्ट करते हैं पहले, फिर इसमें हम इनपुट देते हैं गेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द यूजर, यानी यहाँ पे हम इनको इनपुट करते हैं। फिर वो जो फॉर्मूला है वो एरिया इज इक्वल टू साइड लेंथ मल्टीप्लाई साइड लेंथ को कैलकुलेट द एरिया ऑफ मल्टीप्लाइंग साइड लेंथ विद इटसेल्फ, इसको एंटर करते हैं। फिर हमारे पास द एरिया ऑफ द स्क्वायर एस, ये स्ट्रिंग लगा के उसका आउटपुट लिया जाता है। तो ये एक pseudo कोड है। इसी तरह आप किसी दूसरी सिंबल को लेके उसकी एरिया को कैलकुलेट करने की एक एग्जांपल लिख दें, लेकिन ये एक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया है। आप इसको भी याद कर सकते हैं और अपना एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली pseudo कोड है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या फर्क है। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिप्रेजेंट डेटा दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल बेसिकली उसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। फर्स्ट किया a इक्वल टू सुल्तान, यानी a इक्वल टू सुल्तान। अभी a वेरिएबल है और उसमें डेटा सुल्तान आया, यानी उसका नाम सुल्तान है। तो किसी टाइम पे भी a इक्वल टू उमर हो सकता है। फर्स्ट किया मैं a इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें a इक्वल टू 4 भी आ सकता है। तो वेरिएबल की जो डेटा है, मेमोरी है, वो चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लाइक यहाँ पे वेरिएबल एग्जांपल दिया गया है कि किसी सांप का जो एज है वो 25 है और उसके बाद उस एज को 30 शो किया गया है, यानी एज, ये एज क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 25 है, लेकिन यहाँ पे जब प्रोग्राम में चलता है, एग्जीक्यूट होता है, तो वो 30 हो जाएगा। ये वैल्यू इसकी चेंज होती है वेरिएबल की, वेरेज की कांस्टेंट की वेरिएबल चेंज नहीं होती। A constant on the other hand represent a fixed value. Fixed value इसकी होती है, जिस तरह पाई है, पाई की 3.14, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर चेंज आप करेंगे तो एक एरर आएगा, दिस लाइन विल कॉज एन एरर लाइक दिस। तो वो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। Throughout the program, it is declared with the name and assigned a value that cannot be modified during execution. यानी जब आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगा, लिहाजा इसको आप एक प्रॉपर नाम देंगे और उसकी एक वैल्यू प्रॉपर जो उसकी होगी वही आप देंगे, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेयर वेरिएबल का वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये मैंने एक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसको देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर दें और साथ इसका जवाब भी याद करें। अभी इस एक्सरसाइज में ग्रुप प्रोजेक्ट है, यानी ग्रुप प्रोजेक्ट का मतलब है कि 2-4 स्टूडेंट इकट्ठा हो जाएं और वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एफ देन फॉर्म। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि आई विल नॉट बी लेट इफ आई कैच द 9 फेरी। तो मैं कभी भी लेट ना हो सकता अगर मैंने उसमें 9 बजे में उसमें सवार हो जाता। तो इसको अभी इफ यानी कंडीशनल वाली स्टेटमेंट में आपने इसको लिखना है। तो इसकी कंडीशन में हम लिखेंगे कि अगर मैं उस गाड़ी में बैठ जाता तो मैं लेट नहीं होता। तो ये सिंपल सा, इसको आप अंग्रेजी में चेंज करें, इंग्लिश में लिख दें इफ आई कैच द 9 फेरी आई विल नॉट बी लेट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता। इफ आई स्टडी आई विल पास माई दिस ग्रेड। तो ये
ये इफ कंडीशन है। इसके साथ दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, आई मस्ट वॉश दिस ड्रेस और आई वुड नॉट हैव एनीथिंग टू वेयर टुनाइट। मुझे ये कपड़े जरूर धोने चाहिए, अदरवाइज शाम को मेरे पास कोई नाइट के लिए पहनने के लिए नहीं होगा। तो इसको मैं अगर सिंपल उर्दू में कहूँ कि मुझे तो ये आज मेरा तो कोई सूट नहीं है, अगर आज इसको मैंने अगर आज मैंने इसको अभी धोया नहीं तो शाम को तो मेरे पास ड्रेस नहीं है। लिहाजा इसको हम इफ कंडीशन में चेंज करते हैं, आई मस्ट वॉश दिस ड्रेस देन आई विल हैव समथिंग टू वियर नाइट। तो ये इसका जवाब है। तो मुझे जरूर ये कपड़े या ये ड्रेस धोना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास रात को पहनने के लिए कोई चीज नहीं होगी। तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। आप इसको समझने की कोशिश करें और इसको याद भी करें ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। नेक्स्ट ग्रुप प्रोजेक्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ओनली एफ स्टेटमेंट टू एफ देन स्टेटमेंट। ये हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से एफ का है हमने एफ देन में कन्वर्ट करना है। ही विल ग्रेजुएट ओनली एफ ही फिनिश द मेजर प्रोजेक्ट। कहा जा रहा है कि वो ग्रेजुएट होता अगर वो इस प्रोजेक्ट को, बड़े प्रोजेक्ट को फिनिश करता। तो इसको कन्वर्ट किया है, आंसर इफ ही फिनिश द मेजर प्रोजेक्ट देन ही विल ग्रेजुएट। अगर वो इस मेजर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता तो वो ग्रेजुएट होता। ये जो देन और तो का लफ्ज है यानी इफ देन, ये इफ स्टेटमेंट में नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है इन इफ देन। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, शी विल गो शॉपिंग विद हर फ्रेंड्स ओनली। वो जरूर जाती अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए इफ अगर शी फिनिश हर होमवर्क, अगर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती। अभी इसको एफ देन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको ये कहेंगे, अगर वो होमवर्क कर लेती टाइम से तो वो चली जाती अपनी सहेली के साथ बाजार में शॉपिंग के लिए। तो इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इफ शी फिनिशेस हर होमवर्क देन शी विल गो शॉपिंग विद हर फ्रेंड। हम अक्सर अपने बच्चों के साथ जब कंडीशन लगाते हैं कि बेटा अगर आपने आज पढ़ा तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगा, तो ये एफ देन वाला स्टेटमेंट है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम रोज इस किस्म के एफ देन के जुमले पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्योंकि समझ नहीं होती, तो लिहाजा ये जो एफ की कंडीशन और एफ देन की कंडीशन में फर्क ये है कि अगर आपने पढ़ा तो मैं आपको आइसक्रीम लेके दूंगा, तो ये एफ देन वाला है। और ओनली एफ वाला कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये होगी कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप पास हो जाओगे। तो ये एफ की कंडीशन है। तो इसमें हमने ये सीखा कि एफ और एफ देन में बड़ा वाज़ेह फर्क है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको स्टडी करें, इंशाल्लाह आप इसको याद करें और अपने एंड पे इसकी प्रैक्टिस भी करें और अपने जवाब लिख दें कुछ और जुमले की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।